नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में आखिरकार वही रिजल्ट सामने आ रहा है जिसकी उम्मीद थी और अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं पूरे पश्चिम बंगाल के एरिया से ऐसा दिख रहा है कि अब पूरे पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का नामो निशान बचने वाला नहीं है। आपको बताएं, अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं और जितने अभी तक हमने आंकड़े देख रहे हैं उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि ममता बनर्जी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। कई जगह आईएसएफ जो है फुरफुरे शरीफ की, वो उसके कैंडिडेट ममता बनर्जी के कैंडिडेट यानी टीएमसी से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बताएं, सभी जगह लगभग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लीड बनाते हुए चल रहे हैं और अभी तक जितनी मतगणना हुई है ये सुबह सुबह के आंकड़े हैं। और जो पश्चिम बंगाल में हमारे पत्रकार मित्र हैं वो सूचना दे रहे हैं कि शुरुआती रुझानों के कारण ही जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, उनके समर्थकों में भारी उत्साह है, वहीं टीएमसी के खेमे में मायूसी छाई हुई है क्योंकि उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सभी जगह उनका सफाया होता जो दिख रहा है। आखिरकार ये कैसे हुआ? तो ये आपको बताएं, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक पश्चिम बंगाल में इस समय वोट के टाइम में और उसके पहले लोगों से मिलकर के आए और भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने भी हमेशा इस बात को कहा कि इस समय पश्चिम बंगाल के वोटरों में एक ऐसा वोटर है जिसको साइलेंट वोटर कहते हैं। वो चुप है क्योंकि जब भी कोई पत्रकार पूछता है या कोई सर्वेयर पूछ रहा है कि आप किसको वोट देंगे, तो वहाँ ऐसे कई केस हुए हैं कि टीएमसी के लोग पत्रकार बनकर आई कार्ड गले में घेर के कैमरा लेके लोगों से पूछने निकले हैं आप किसको वोट देंगे, और यदि किसी ने कह दिया कि हम बीजेपी को वोट देंगे तो बाद में आकर उसकी पिटाई कर दी या उसके घर में तोड़फोड़ की और कई जगह तो कई लोगों की हत्याएं तक कर दी गई। और इसके लिए पूरे पश्चिम बंगाल में बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए भी दहशत भरे वीडियो फैलाए गए, लोगों को धमकाया गया कि यदि दीदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत की तो देख लेना। और इसी का कारण था कि जितने भी सर्वे टीवी चैनल वाले, न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे थे, वो जिस दिन आखिरी चरण का चुनाव यानी 8वीं चरण का चुनाव जब समाप्त हुआ उसके बाद जो 1 घंटे बाद जो नतीजे का पूर्व अनुमान आना शुरू हुआ, उन सब में बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर। और कुछ चैनल तो ये कह रहे थे कि टीएमसी की सरकार बनती दिख रही है, जबकि अब जो आंकड़े आना शुरू हुए हैं इन आंकड़ों से पता लग रहा है कि टीएमसी की वास्तव में इस समय हालत खराब है। और पश्चिम बंगाल की जनता ने जो तय किया था कि इस बार दीदी बाहर भाजपा की सरकार, ये लोगों के मन की बात थी क्योंकि महिला सुरक्षा के नाम पर ममता बनर्जी फेल हो चुकी, महिलाएं बहुत ज़्यादा नाराज थी और पिछले 2 चुनाव में ममता बनर्जी को जिताने में इन महिलाओं का ही काफ़ी योगदान था। हमें दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, भाजपा के जितने भी ऑफिस हैं उन सब में हालांकि लोग डर के माहौल में भी हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच वहाँ के लोग ढोल नगाड़ों के बीच आनंद मनाना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। और जिस तरह का माहौल पश्चिम बंगाल में भाजपा खेमे में दिखाई दे रहा है, इससे स्पष्ट लग रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हमारी ही सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। जिस तरह से लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, अब तो लोग बोलने लगे हैं क्योंकि उनको लगता है कि टीएमसी की गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी, अब भाजपा सरकार आएगी तो अब टोलाबाजी गुंडाबाजी नहीं चलेगी, अब बमबाजी नहीं चलेगी। और जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी हर रैलियों में बोल के आए, अमित शाह और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मंचों से पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए कई बार ये कहा कि हमारी सत्ता अगर आएगी तो ये गुंडे सब जेल में होंगे। इस बात का बहुत असर पड़ा है। लोगों ने पिछले 70 साल में पश्चिम बंगाल में विकास कम, गुंडाबाजी ज़्यादा देखी है। वहाँ वामपंथियों का भी जो शासन रहा उसकी वजह से, लाल सलाम की वजह से वहाँ के उद्योग धंधे बंद हुए, उसका सीधा असर पश्चिम बंगाल की जनता पे पड़ा, युवाओं पर पड़ा। उनको रोजगार के लिए पश्चिम बंगाल छोड़कर अन्य राज्यों में जाना पड़ा। पश्चिम बंगाल की जो परंपरागत अपनी जो चीज़ें हैं, जिस कला के लिए वो जाना जाता है, जिस आर्ट के लिए वो जाना जाता है, वो पश्चिम बंगाल में अभी भी जिंदा है, लेकिन वो बहुत सिमट गई है और वहाँ से कलाकार लोग पूरे भारत में फैल गए हैं
जिसके कारण पश्चिम बंगाल की एक पहचान थी कि अगर डिज़ाइनर लहंगा चाहिए, डिज़ाइनर साड़ी चाहिए, तो कढ़ी हुई साड़ी चाहिए, एम्ब्रॉयडरी चाहिए, तो कहाँ से लाना है? कलकत्ता से। तो आज वो कलाकार इस तरह से हो गए हैं कि उनको अपनी पहचान बचाना मुश्किल हो रहा था। तो लोगों को लगा कि हमारे उद्योग धंधे बंद हो गए, नौकरियां नहीं हैं। पिछले 70 साल से पहले, आप जब से ममता बनर्जी नहीं आई थी, 10 साल ममता बनर्जी को हो गए, उसके पहले कम्युनिस्ट और कांग्रेस की सरकार जब रही, उन लोगों ने केवल वोट की तरह यूज़ किया लोगों को, और उनको भी लग रहा था भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई आधार नहीं था, और इसलिए लगता था कि इसका ऑप्शन क्या है। तो कांग्रेस आ गई, फिर कम्युनिस्ट आ गई। ममता बनर्जी 10 साल पहले जब तृणमूल कांग्रेस बनाई, कांग्रेस से आकर, तो लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि ममता बनर्जी जिन आदर्शों को लेकर, जिन बातों को लेकर, जिन नाराजगियों को लेकर कांग्रेस से अलग होकर आई है और कम्युनिस्टों को हमेशा निशाने पर लेती रही है, ममता दीदी शायद सत्ता में आएगी तो इन सब बातों को वो अपने शासन में नहीं आने देगी और जनता को इसका फायदा मिलेगा, उद्योग धंधे लगेंगे, रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा कि टोलाबाजी, कटमनी और गुंडागर्दी और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर तो महिलाएं काफ़ी गुस्से में थीं। उनको कभी भी कंप्लेंट करने के लिए यदि वो थाने गई तो थाने में कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई, जबकि पुलिस के साथ ही टीएमसी के गुंडे मिलकर गुंडागर्दी करते रहे। और इन सब को देखते हुए इस बार हर वर्ग ने ये खुलकर वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ तक आपको बताएं, मुस्लिम वोटों के आधार पर ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 2 चुनाव पिछले जीते थे, जिसके लिए वो बाकायदा कलमा पढ़ती हुई फोटोएं शेयर करती थी और मंचों पर भी कलमा पढ़ा है, ऐसी फोटोएं वायरल हुई थी। तो अब ये मुस्लिम वर्ग का भी जो मोह है ये ममता बनर्जी से भंग हुआ और उनका जो रुझान है उसको दोबारा शिफ्ट करना कहें, उनको कम्युनिस्ट और आईएसएफ जो फुरफुरे शरीफ के पीरज़दा हैं उनमें उनको अपना भविष्य दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को हमने 2 टर्म में जिताया, 10 साल शासन दिया, लेकिन ममता बनर्जी हमारे लिए स्पेशल कुछ नहीं कर पाई। ये बात अलग है कि बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिसके कारण हमारे हिस्से में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो सुविधाएं, जो ध्यान, जो योजनाएं हमारे लिए थी, उन पर भी ये बांग्लादेशियों ने डांका डाला। तो पश्चिम बंगाल के लोग इससे भी दुखी थे और ममता बनर्जी के बदलते हुए पैंतरे, आप देखेंगे ममता बनर्जी की एक हैबिट है, 2 मिनट में गुस्सा करती है और इस गुस्से से बहुत भारी नुकसान इस चुनाव में भी हुआ है। जय श्री राम का नारा अगर किसी ने लगा दिया, लगाने दो, उसके बदले में अगर ममता दीदी भी जय श्री राम बोल देती तो इसका असर उल्टा हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी को फिर कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन ममता बनर्जी ने जैसे जिद ठान ली थी कि जय श्री राम का नारा कोई बोलेगा तो मैं पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं बोलने दूंगी और जितने लोगों को जेल में डालूंगी या उनके खिलाफ गाली दूंगी, तो शायद ये जो मुस्लिम वोटर है ये खुश होगा और ये कहेगा ममता बनर्जी हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि जो मोदी का विरोधी है, जो श्री राम का विरोधी है, वो ऐसे कुछ लोग मानते हैं कि वो जिहादी मानसिकता वाले लोगों का मित्र है। तो उनको लग रहा था ममता बनर्जी को कि जय श्री राम के विरुद्ध बोलकर और मोदी जी को गाली देकर वो शायद उनको खुश कर जाएगी। लेकिन गाली देना मुस्लिम वोटरों को बेशक चाहे लुभा गया हो कुछ लोगों को, लेकिन इससे पश्चिम बंगाल का जो संभ्रांत वर्ग है वो अच्छा खासा नाराज हुआ, जिसका असर इस बार में दिख रहा है। 80% से ऊपर वोटिंग होना 8वें चरण में, ये इस बात को दिखा रहा है कि वो जो संभ्रांत वर्ग है वो गुस्से में निकल करके बाहर आया कि ठीक है आप राजनीति में हैं, लेकिन एक मैनर्स तो होता है छोटे बड़े का। जो मोदी जी हैं ममता बनर्जी से बड़े हैं और इस तरह का गाली देना ये पश्चिम बंगाल का कल्चर नहीं है। वहाँ दादा दीदी बोलना, और मोदी जी का आप जितने भाषण देखेंगे, उनको जितनी भी गाली दी हो ममता बनर्जी ने, उन्होंने हर बार ममता दीदी कहकर ही संबोधित किया। तो लोगों के मन में ये गुस्सा था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बुजुर्ग भी हैं, और वो यदि ममता बनर्जी को इतना आदर दे रहे हैं कि वो दीदी बोल रहे हैं, और ममता बनर्जी ये कह रही है कि उनको रस्सी से बांध के लटका देना चाहिए, उनको खदेड़ देना चाहिए, उनको ये कर देना चाहिए, और जेपी नड्डा को कह रही है ये क्या होता है डड्डा डुड्डा हड्डा पड्डा, मतलब इस तरह की भाषा। ये लोगों को लगा कि ये ममता बनर्जी पढ़ी लिखी है। पश्चिम बंगाल के लोग बड़े सेंसिटिव हैं इस मामले में।
उनको लगा कि इस तरह की भाषा क्यों बोल रही है, और इस भाषा से लोगों को लगा कि ममता बनर्जी किसके लिए बोल रही है, बस केवल एक 20-30% लोगों को खुश करने के लिए, कि 30% वर्ग खुश हो जाए तो इसका मतलब 70% भाड़ में जाए। और इसलिए लोगों ने इस बार ठाना, भारतीय जनता पार्टी को उस संभ्रांत वर्ग को समझाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसको मेहनत जो करनी पड़ी है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को करनी पड़ी। और आपको बताएं, ये पहली बार हुआ कि धुर कम्युनिस्ट जिन्होंने लाल झंडा उठाकर छात्र नेता बनने से लेकर और बड़े होने तक लाल झंडे को उठाया और वो कम्युनिस्ट रहे, वो ये कह रहे थे इस बार कि बीजेपी को जिताना है। क्यों? ममता बनर्जी को बाहर करना है। तो लोगों को लगता था कि ममता बनर्जी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प है, कम्युनिस्ट में वो दम नहीं रहा अब, और कांग्रेस में तो बिल्कुल भी कुछ बचा ही नहीं है, तो शून्य के कगार पर है। और इसलिए आज जो ये अभी शुरुआती रुझान हैं, ये बता रहे हैं कि शुरुआती रुझान अगर ये हैं तो आगे जैसे ही दोपहर बाद का रिजल्ट आएगा उसमें कितनी बढ़त मिलेगी। और निश्चित रूप से ये जो भाजपा का लक्ष्य था 200 प्लस का, ये पूरा होता दिखाई दे रहा है अभी तक के रुझान से। वंदे मातरम।